Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum student. Welcome to my channel IQ Smasher. Today we are going to discuss about sexual reproduction in India. हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था वो asexual reproduction in बैक्टीरिया था, जिसमें हमने दो मेथड स्टडी किए थे. एक था स्पोर फॉर्मेशन एंड देन एंडोस्पोर फॉर्मेशन थी और दूसरा बाइनरी फिशन. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. सबसे पहले हमने ये बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बैक्टीरिया में किस मेथड के थ्रू हो रही होती है, तो वो होती है जेनेटिक रिकम्बिनेशन के थ्रू. ठीक है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन. अब यहाँ पर देखें जेनेटिक रिकम्बिनेशन का क्या मतलब है. जेनेटिक का तो वर्ड हमें समझ आ गया कि जेनेटिक का मतलब है तो मतलब कोई जीन से ताल्लुक है. ठीक है, रिकम्बिनेशन का क्या मतलब है. रिकम्बिनेशन हम तब बोलेंगे कि जब दो डिफरेंट डीएनए आपस में फ्यूज होंगे या आपस में मिलेंगे तो वो एक रिकम्बिनेंट बना देंगे. उसको हम बोल रहे हैं कि इस मेथड को हम बोलते हैं कि ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन है. ठीक है, यहाँ पर देखिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो न्यू जीनोटाइप बनेगी उसका डीएनए जो होगा वो दोनों, उसके पास दोनों पार्ट्स होंगे, यानी कि डोनर डीएनए भी होगा और रेसिपिएंट डीएनए भी होगा. इसलिए हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास जेनेटिक रिकम्बिनेशन का प्रोसेस है. यहाँ पर देखें इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीनोटाइप बाय द रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स. जीन्स की रिकम्बिनेशन हो रही है किसके थ्रू. यहाँ पर एक्सचेंज क्या हुआ है, जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, यानी दो डिफरेंट सेल्स हैं जिनका डीएनए मटेरियल जो है वो आपस में एक्सचेंज हो रहा है. जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जेनेटिक रिकम्बिनेशन है, जीन आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है कि वो कहता है कि जो बैक्टीरिया में क्या होता है, यानी यूकैरियोटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. ऑब्वियसली डिफरेंट होती है कि यहाँ पर देखिए हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो यहाँ पर डिफरेंट होगा. ठीक है, क्यों डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर यूकैरियोटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन हो रही होती है और फर्टिलाइजेशन हो रही होती है. लेकिन जब अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता. ठीक है, बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है. देखिए बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन में अब हम देखते हैं थोड़ा बहुत कि क्या प्रोसीजर हो रहा होता है इसमें. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें सेल जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब सेल्स इन्वॉल्व होते हैं लेकिन वो आपस में फ्यूज़ नहीं करते. ठीक है, क्या चीज़ फ्यूज़ करती है, इनका जेनेटिक मटेरियल या डीएनए जो होता है उसको एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन सेल आपस में फ्यूज़ नहीं होते. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि वो कहता है कि एक डीएनए का एक पोर्शन जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है किससे, डोनर से रेसिपिएंट सेल में. ठीक है, डोनर से जो कि देता है और रेसिपिएंट जो कि लेता है. देने एक सेल है जिसके थ्रू जो है जिससे उसका डीएनए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे सेल में. इसको हम बोल रहे हैं कि जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र हुआ है किसमें, डोनर से रेसिपिएंट सेल में. ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन डीएनए का हम ट्रांसफ़र करते हैं इसमें. आगे देखिए कि जो डीएनए ये जो आपस में ट्रांसफ़र हुआ है, एक्सचेंज हुआ है जेनेटिक मटेरियल का, जो जीन्स होंगे वो इस तरह इस पोजीशन पर अरेंज हो जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर कि उनकी पोजीशन जो होती है वो एक दूसरे के एडजेसेंट होगी, यानी जो जीन्स होंगे वो एक दूसरे के सामने होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब जीन का ट्रांसफ़र हो जाता है तो नेक्स्ट काम क्या किसका होता है, एंजाइम्स का काम होता है. ठीक है, एंजाइम्स ने क्या करना है कि जो रेसिपिएंट डीएनए होगा उसको उसके ऊपर एक्ट करना और निक काज कर देंगे. निक हम सक्रीशन को बोल रहे होते हैं. ठीक है, या फिर ब्रेक डाउन से जो सक्रीशन रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं कि ये निक है. ठीक है, और यहाँ से क्या होगा कि डीएनए को रिमूव कर देंगे. एंजाइम्स ने रेसिपिएंट डीएनए के ऊपर एक्ट किया है जिसकी वजह से इन्होंने निक काज कर दिया और वहाँ से डीएनए रिमूव हो गया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो रेसिपिएंट सेल होगा अब वो रिकम्बिनेंट सेल बन चुका है, क्योंकि उस पर क्या हुआ कि डोनर का डीएनए का पोर्शन भी है और उसका अपना डीएनए का पोर्शन भी है. जब दोनों डीएनए, इसके पास एक ऐसा डीएनए जो डिफरेंट सोर्सेज से, दो डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए आया है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं कि ये हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए या फिर रेसिपिएंट सेल एक ऐसा सेल है जिसके पास रिकम्बिनेंट डीएनए है. ठीक है, अब यहाँ पर हमने रिकम्बिनेशन के प्रोसेस को देख लिया. नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कौन से मेथड होते हैं जिनके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है बैक्टीरिया के अंदर. पहला मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन, देन कंजुगेशन, उसके बाद ट्रांसट्रक्शन.
अब यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यानी ट्रांसफर हो रहा है किसका। हमने पहले बात ये देखी थी कि सेल आपस में फ्यूज नहीं करते, जस्ट उनका क्या चीज ट्रांसफर की जाती है, वो डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि डीएनए का ट्रांसफर होता है, सेल फ्री डीएनए, यानी सेल नहीं जा रहा, जस्ट डीएनए जा रहा है फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। सेकेंड कौन सा मेथड होता है, कंजुगेशन। अब यहाँ पर देखिए कंजुगेशन है तो मतलब क्या है कि कोई भी फिजिकल कांटेक्ट होगा। ठीक है, जो जब हमने डीएनए को ट्रांसफर करना है तो दो सेल्स के दरमियान कोई थर्ड चीज होगी जिसके थ्रू हमने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करता है सेल। ठीक है, बैक्टीरिया सेल के अंदर, तो वो कौन सा होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट। थर्ड हमारे पास है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन हम यूज करते हैं, ट्रांसडक्शन में कौन सा होता है कि इसमें जीन को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर, किसके थ्रू, बैक्टीरियोफेज के थ्रू। ठीक है, ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेज है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ कि सिंपली डीएनए जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो गया। कंजुगेशन में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट होता है। ठीक है, और ट्रांसडक्शन में हमारे पास क्या होता है, ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेज को यूज किया जाता है जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहला हम जो है स्टडी करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की हिस्ट्री देख लेते हैं कि सबसे बेसिकली कौन से ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको आइडेंटिफाई किया गया। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ग्रिफ्थ, उन्होंने जब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को स्टडी किया था या एक्सपेरिमेंट किए थे। कब एक्सपेरिमेंट हुआ था, 1928 में। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन्होंने एक बैक्टीरिया को देखा। बैक्टीरिया का क्या नाम था, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। ठीक है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या काज करता है, नमूनिया फीवर। ठीक है, ये नमूनिया फीवर काज करता है। इन्होंने क्या किया था कि दो स्टेन्स को बैक्टीरियम के अंदर दो स्टेन्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। कौन कौन सी स्टेन्स थी, एक थी एस टाइप स्टेन और दूसरी थी आर टाइप स्टेन। एस का मतलब होता है स्मूथ और आर का मतलब होता है रफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्मूथ एस टाइप में क्या होगा, एस टाइप एक ऐसी होगी कि जिसके ऊपर कैप्सूल होगा। आपको पता है कि अगर कोई कवरिंग ऊपर आ जाए स्टेन के ऊपर तो ऑब्वियसली उसने स्मूथ हो जाना है। तो वो स्मूथ किस वजह से है, कैप्सूल की वजह से है। जब भी कैप्सूल होगा इट्स मीन कि ये कैपेबल है डिजीज काज करने के लिए। ठीक है, जब भी स्टेन कैप्सूलेटेड होगी इट्स मीन कि ये डिजीज काज करेगी। ठीक है, जब कैप्सूल होगा तो इसका एक और मतलब भी ये है कि इसने स्मूथ कॉलोनीज बनानी है। जब इसे न्यूट्रिएंट एगर यानी कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो सूटेबल होगा फॉर देयर ग्रोथ, तो इसने क्या करना है, स्मूथ कॉलोनीज बनानी है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आर टाइप, हमने कहा था आर का मतलब होता है रफ। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये नॉन कैप्सुलेटेड होगा यानी हार्मलेस होगा, ये डिजीज काज नहीं करेगा। ठीक है, डिजीज लेस होगा। अब यहाँ पर देखें कि इसने क्या करनी है, क्योंकि इसके ऊपर कैप्सूल नहीं है। अगर एस का हमने कहा था कि इसके ऊपर कैप्सूल है, इस वजह से ये स्मूथ कॉलोनीज बनाता है। और जो है ये कैप्सूलेटेड नहीं है, कैप्सूल लेस है, तो इसका मतलब ये है कि इसने रफ कॉलोनीज बनानी है। ठीक है, जब न्यूट्रिएंट एगर में इसे रखा जाएगा तो इसने क्या करनी है, रफ कॉलोनीज बनानी है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट ग्रिफ्ट ने कैसे किया था कि इन्होंने एक माउस लिया, माउस में क्या इंजेक्ट किया, एक लिविंग आर सेल थे जो कि रफ सेल थे जिसके ऊपर कैप्सूल नहीं था। ठीक है, और दूसरा जो है हीट किल्ड एस सेल थे, यानी हीट के थ्रू इन जो एक्टिव सेल थे उनको क्या किया, इसने डेड किया। अब यहाँ पर देखिए जब जैसे ही ये इंजेक्ट करवाया गया माउस के अंदर तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि आफ्टर इन्फेक्शन विद इन फ्यू डेज जो माउस था वो डाइड हो गया, चूहा मार गया। ठीक है, क्यों यहाँ पर देखें कि ऐसा क्या हुआ था। हालांकि हमारे पास जो एस सेल थे जो डिजीज काजिंग सेल थे वो तो हीट किल्ड थे और आर सेल हमने इसमें इंजेक्ट करवाए जो कि हार्मलेस थे, तो फिर भी चूहा कैसे मार गया, माउस मार गया। अब यहाँ पर देखें कि क्या हुआ था, बेसिकली ग्रिफ्ट ने जो डेड माउस था उससे क्या चीज आइसोलेट की, उसने लिविंग एस सेल को आइसोलेट किया जो कि हार्मफुल थे। लिविंग एस सेल को आइसोलेट किया किसके ब्लड से, डेड माउस के ब्लड से। इसने क्या कंक्लूड किया कि जो हीट किल्ड एस सेल थे इन्होंने कुछ ऐसे फैक्टर को रिलीज किया, वो ऐसे फैक्टर्स थे जो कि आर सेल को कैपेबल कर रहे थे कि वो अपना कैप्सूल डेवलप करे। आपको पता है कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कैप्सूल होगा सेल के ऊपर तो उसने क्या कर देना है कि वो वायरुलेंट होगा, डिजीज काजिंग हो जाएगा। ठीक है,
पहले हमने ये बात की थी कि जो आर सेल थे वो हार्मलेस थे, डिजीज़ नहीं काज कर सकते, लेकिन एस सेल जो है वो काज करते हैं डिजीज़ क्योंकि उनके ऊपर कैप्सूल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब लिविंग मोस के ब्लड से उन्होंने लिविंग एस सेल को देखा तो लिविंग एस सेल जो थे वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे फैक्टर्स डेवलप कर लिए थे जो कि आर सेल को इस एनेबल बना रहे थे कि वो अपना कैप्सूल डेवलप करे और वायरुलेंट बन जाए, यानी डिजीज़ काज कर दे। ठीक है, या फिर इससे क्या हुआ कि मोस जो था वो डेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये भी एक चीज़ देखनी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल है ये हेरिटेबल है, यानी इससे क्या होगा कि ये ट्रांसफ़र हो सकता है, एक से दूसरे में जा सकता है। ठीक है, हेरिटेबल है। उसके बाद इस पूरे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बोला था कि ये हमारे पास कौन सा प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करने से पहले हम इसको एक डायग्रामेटिकली इसको ऑब्जर्व करते हैं कि बेसिकली क्या हुआ था। यहाँ पर देखें, ये पहला जो स्टेप है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एक माउस लिया, जैसे हमने ऊपर स्टडी किया है कि माउस में सबसे पहले रफ टाइप जो है इन्होंने यानी आर टाइप की स्टेन है यूज़ की, माउस को इंजेक्ट करवाई। माउस के अंदर कौन सी स्टेन इन्होंने इंजेक्ट करवाई थी, आर टाइप, जो कि रफ टाइप थी, नॉन कैप्सुलेटेड थी, या फिर हम इसको दूसरा ये कह सकते हैं कि लाइव हार्मलेस कॉक्साई इन्होंने इंजेक्ट करवाए माउस के अंदर। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि एनिमल जो था वो लाइव रहा, माउस जिंदा रहा। ठीक है, वो मरा नहीं, क्योंकि हमारे पास रफ टाइप थी जो कि नॉन कैप्सुलेटेड होती है, जिसकी वजह से वो जिंदा रहा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जब इन्होंने स्मूथ टाइप यानी कि जिनके ऊपर कैप्सूल था वो वाली स्टेन यूज़ की, वो कौन सी स्टेन थी, डेड पैथोजेनिक कॉक्साई थे। पैथोजिन उसको बोलते हैं कि ऐसे एजेंट होते हैं जो कि डिजीज़ काज करते हैं। ठीक है, इन्होंने जब डेड पैथोजेनिक कॉक्साई, अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है डेड, यानी कि वो जो है हार्मलेस हैं क्योंकि वो डेड हैं अभी पड़े हुए। ठीक है, जब इन्होंने वो वाले डेड पैथोजेनिक कॉक्साई को इंजेक्ट करवाया माउस के अंदर तो फिर भी क्या रहा, एनिमल हमारे पास लाइव रहा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, जब थर्ड एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया कि दोनों को रफ और स्मूथ दोनों को एक साथ माउस के अंदर इंजेक्ट करवा दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक तो डेड थे, पहले ऊपर हमने जब एक्सपेरिमेंट में ये देखा था कि एस सेल, जब उन्होंने हीट के लिए एस सेल को ब्लड से आइसोलेट करवाया तो वो उन्होंने कुछ ऐसे फैक्टर डेवलप कर लिए थे कि जो आर सेल को कैपेबल बना रहे हैं कि वो डिजीज़ काज करें, जिसकी वजह से एनिमल मर गया था। ठीक है, यानी हमारे पास माउस डेड फॉर्म में पाया गया। जब दोनों स्ट्रेन्स को इन्होंने इकट्ठा यूज़ किया, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि हमारे पास एनिमल मर गया था। तो ये सारा प्रोसीजर था जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इस प्रोसेस की, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की आइडेंटिफिकेशन की गई थी कि आइदर ये ऐसा हुआ था, ऐसा होता है कि नहीं होता। वो आइडेंटिफिकेशन कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने की थी। हमारे पास पहले साइंटिस्ट एवरे थे, मैकलॉड और एम कैटी थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया 1944 में कि वाकई ऐसा कुछ होता है या फिर जो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में होता है या नहीं होता। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को जो था उसको आइसोलेट किया, आइडेंटिफाई किया। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद इन्होंने दो चीज़ें इसके अंदर क्या देखी कि एक तो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट था और दूसरा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट और जेनेटिक मटेरियल। और इन्होंने एक और चीज़ भी ऑब्जर्व की कि क्या था कि जो कुछ शॉर्ट पीसेस डीएनए के कुछ शॉर्ट पीसेस है वो ट्रांसफ़र हो रहे थे डोनर से रेसिपिएंट, यानी दो सेल इसमें यूज़ हो रहे थे। एक सेल एक्ट कर रहा था एज अ डोनर और दूसरा एक्ट कर रहा था एज अ रेसिपिएंट। ठीक है, तो डोनर से क्या हुआ कि कुछ शॉर्ट पीसेस डीएनए के ट्रांसफ़र हुए रेसिपिएंट सेल में। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिमिलर पोजीशन अटेन कर ली डीएनए के अंदर। ठीक है, तो इससे उनको ये आइडेंटिफिकेशन होगी कि ट्रांसफॉर्मिंग का प्रिंसिपल जो है वो करेक्ट है, जो कि ग्रिफ्ट ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, बाद में ये एक्सपेरिमेंट बैसिलस और एजोबैक्टर स्पीशीज़ में भी ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, एक आइडेंटिफिकेशन की आपको डायग्रामेटिकली यहाँ पर दिखा देते हैं कि बेसिकली होता क्या था। यहाँ पर देखिए, एक हमारे पास बैक्टीरिया सेल है जिसको इन्होंने बोला है कि रेसिपिएंट सेल, ऐसा सेल है जिसके अंदर हमने पूरा प्रोसेस करना है। ठीक है, इसका अपना यहाँ पर क्रोमैटिन मटेरियल है यानी क्रोमोसोम है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि डोनर डीएनए आएगा, डोनर डीएनए यूज़ किया, उसका कुछ पोर्शन, पूरा डीएनए नहीं कुछ पोर्शन इन्होंने लिया। ठीक है, उससे आगे क्या हुआ कि जब ब्रेक एंजाइम्स यूज़ किए थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, निक काज कर दी थी। अब जब वो निक काज करेंगे तो ये वाला जो ब्रोकन पोर्शन होगा ये सारा क्या होगा, गायब हो जाएगा। ठीक है,
ये गायब हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारा डोनर डीएनए वो इसकी जगह पर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जब डोनर डीएनए आ जाएगा तो इस पोर्शन ने यहाँ पर नेक्स्ट सेल में देखें, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इसने अपनी पोजीशन ले लिया। ठीक है, और जो इसका पोर्शन था वो यहाँ पर डिस्प्लेस्ड हो गया। ठीक है, हमारे पास डिस्प्लेस एक साइड पर हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जब सेक्सुअल डिवीजन हो जाएगी हमारे पास, यानी बाइनरी फिशन होगी, तो 2 कंप्लीट सेल हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे। अब दोनों सेल्स के पास क्या है कि डोनर डीएनए का है, वो दोनों के पास है। ठीक है, यहाँ पर देखें जैसे हमने ऊपर देखा कि डिस्प्लेस डीएनए, जो इसका अपना डीएनए थे वो डिस्प्लेस हो गया और जो डोनर डीएनए था इन दोनों सेल्स के साथ वो अटैच हो गया। अब ये 2 सेल हमारे पास कौन से सेल बन चुके हैं, ये दोनों रिकम्बिनेंट सेल बन चुके हैं। ठीक है, ये किस प्रोसीजर में था, हमारे पास आइडेंटिफिकेशन का प्रोसीजर था। आइडेंटिफिकेशन कौन से प्रोसेस की हो रही थी, वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रिंसिपल था हमने यूज़ किया था, यानी बैक्टीरिया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड यूज़ करते हैं उसके लिए था। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा एंड हो चुका है। यहाँ पे हमने आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया उसको स्टडी किया। उसका पहला प्रोसेस स्टेप जो था वो पहला मेथड जो यूज़ किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो हमने स्टडी किया है। होप्स हो कि आपको लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वेट करें, हम नेक्स्ट मेथड जो है वो स्टडी करेंगे इसमें बैक्टीरिया के। तब तक अल्लाह हाफिज़।